ठीक है। व्हाट इज नाइफ बाइस, ठीक है, इसके लिए हम चैट जीपीटी पे जाके डाल देंगे। व्हाट इज नाइफ बाइस इजी। देखो नाइफ बाइस इज अ सिंपल एल्गोरिथम यूज फॉर क्लासिफिकेशन दैट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज क्या होती है कि लाइक इतने चांसेस है इस चीज के होने के या इतने चांसेस है, राइट। एक्सप्लेनेशन, थिंक ऑफ इट लाइक यू वांट टू गेस समथिंग। फॉर एग्जाम्पल वेट एवर अ मेल स्पैम है और नॉट बाय लुकिंग द क्लू एट अ क्लू वर्ड इन अ ईमेल की क्या वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, लुक एट ईच क्लू इंडिपेंडेंटली, दैट्स द नेटिव पार्ट। ठीक है, आई अज्यूम इट अज्यूम फीचर डोंट इफेक्ट ईच अदर। ठीक है, इवन इफ दे एक्चुअली माइट। बाइस क्या होता है, बाइस थ्योरम इज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच प्रोबेबिलिटी कैटेगरी। ठीक है, नाइव पार्ट। ठीक है, और एक होता है आपके पास बाइस थ्योरम, मतलब नाइव बाइस बनाई ऐसी है। ठीक है, मतलब इसका ये है। ये आपको एल्गोरिदम ये रहा यहाँ पर, मैं भी बताता हूँ ये एल्गोरिदम में। ठीक है, पिक द कैटेगरी विद हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगा स्पैम है नहीं है। ठीक है, उस बेस पे लेट्स सी 80% ऑफ योर मेल आर नॉट स्पैम इफ ईमेल कंटेन द वर्ड लॉटरी इन स्पैम ईमेल। क्या हैपनिंग 60% क्या बोल रहा है कि हैपन। ठीक है, और नॉट टू स्पैम 5% बता रहा है कि नॉट टू स्पैम है। तो आपको पता है कि क्या आएगा, नाइफ बाइस विल कैलकुलेट द बोथ प्रोबेबिलिटी एंड डिसाइड विच इज मोर लाइकली। ठीक है, where it use spam detection, sentiment analyzing, document classification and medical diagnosis, मतलब ये भी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, Neighbor is the classification algorithm based on Bayes theorem, which is fundamental probability theorem। ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। ठीक है, definition, it is commonly used for in machine learning and statistics for tasking such as text classification, uh, spam filtering and sentiment analyzing। इन सब में आप यूज कर सकते हो। naive in naivas come from the assuming that feature used to in the classification are कंडीशनली इंडिपेंडेंट। मतलब बेसिकली आप नाइव का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट आप मान के चलते हो कि क्या बोलते हैं आपके जो कॉलम्स है सारे क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मींस दैट प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ वन फीचर डज नॉट इफेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर फीचर। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास लगा रहे हो आज, ठीक है, कोई बंदा नहीं लगा रहा हो क्लास, तो उसके होने से या नहीं होने से तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप तो क्लास लगा ही लोगे ना। ठीक है, नाइव का मतलब ये होता है, और बाइज मतलब आपको थ्योरम लगाना हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से देख लो एक बार, नाइव इज द नाइव बार कम्स फ्रॉम द अजम्पशन दैट द फीचर यूज इन क्लासिफिकेशन आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट। कंडीशनली इंडिपेंडेंट है मीनिंग दैट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन फीचर, मतलब एक कॉलम का डज नॉट इफेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर फीचर। व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो सकते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट इवेंट आर इवेंट इन प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी थ्योरम में होता है, एंड स्टैटिकल दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय या फिर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, इन अदर वर्ड द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट हैपनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल वैसे मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, अभी बताता हूँ मैं। जैसे कि आज धूप निकली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कल बारिश हो जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड थोड़ी ना है। एग्जाम्पल की बात करो, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट आर द इवेंट वेयर द आउटकम ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द आउटकम ऑफ अदर्स। ठीक है, इवेंट ए, यू फ्लिपिंग अ कॉइन, एक कॉइन फ्लिप करते हो, लैंड ऑन हेड। ठीक है, अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अभी हेड आया तो अगले में टेल आने वाला है, क्या पता दोबारा हेड आ जाए। जैसे कि यू डाइस अ रोल, इट लैंड ऑन सिक्स। ठीक है, वेट एवर द कॉइन लैंड और हेड टेल, नो इफेक्ट व्हाट कम्स नंबर कम्स ऑन द डाइस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये इसने क्या दे रखा, हाँ अच्छा, इवेंट एक इवेंट हो रहा है ये, एक हो रहा है ये। ठीक है, ये अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। वेट एवर द कॉइन लैंड ऑन हेड और टेल, जो मर्जी आ जाए, इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके इवेंट बी के ऊपर जिसमें डाइस में कोई नंबर चेंज हो जाए उसकी वजह से। ठीक है, और ये एक एग्जांपल यहाँ पर भी है, कॉइन टॉस, व्हेन यू टॉस अ फेयर कॉइन द आउटकम ऑफ वन टॉस हेड और टेल डज नॉट इफेक्ट द आउटकम ऑफ सबसिक्वेंट टॉसेस, ईच टॉस इज इंडिपेंडेंट फॉर द अदर्स। ठीक है, डाइस रोल की बात करें, रोलिंग ऑफ फेयर सिक्स साइड ऑफ डाइस मल्टीपल टाइम्स इन अदर एग्जांपल। ठीक है, द आउटकम ऑफ द वन रोल डाइस नॉट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ नेक्स्ट रोल्स। ठीक है, ईच रोल इज इंडिपेंडेंट इवेंट। मान लो मैंने अभी सिक्का उछाला तो टेल आ गया। ठीक है, अगली बार उछाला फिर
वो आ गया, हेड आ गया, ठीक है, कोई डिपेंड थोड़ी ना रहेगा उसके ऊपर। और रोलिंग के अंदर रोल डाइस रोल कर रहे हो, 6 आ रहा है कभी 4 आ रहा है, वो इंडिपेंडेंट रहेगा ना वो। कि मतलब 6 बार 6 आया तो उसका मतलब ये थोड़ी ना 7th टाइम भी 6 आएगा। कंपलसरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन क्या बोलती है? इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ अगर, ठीक है, तो आप ये लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सपोज आपकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की 0.5, ऑब्वियसली 0.5 होगी, क्योंकि एक है तो उसका हाफ कर दो, आधा इसका होगा हेड का या टेल का होगा, ठीक है। रोल 6 आने का चांसेस क्या होगा? 1/6, ठीक है, एक डाइस में 6 में आ सकता कुछ भी। तो आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला मल्टीप्लाई विद दिस, जो आंसर आएगा ये 1/12, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी। नॉट अ इंडिपेंडेंट एग्जाम्पल, इवेंट ए ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ डेक, इट टर्न्स एस, ऐसे छोड़ो उसको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग whatever event are independent or dependent is critical in probability and statistics, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये एल्गोरिथम जो बाइस थ्योरम वाला एल्गोरिथम है, वो सारा का सारा चल रहा है प्रोबेबिलिटी बेस पे। as it affect the calculation related in probabilities, conditional probability and the statistical modeling. Independent event simply calculating calculation and rare are often easier to work with the probability problems, ठीक है। what is dependent events? dependents क्या होते हैं? एक होने पे दूसरा हो जाए, ठीक है। इसके लिए भी दे लेते हैं। देखो, डिपेंडेंट इवेंट आर इवेंट वेयर द आउटकम ऑफ वन इफेक्ट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए वही, इन्हें एक कार्ड निकाला, विदाउट पुटिंग इट बैक यू ड्रॉ अनदर कार्ड, ठीक है। एग्जांपल एस का, आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ देयर आर फ्यूअर कार्ड, मे बी फ्यूअर एस, ठीक है। मतलब बेसिकली आपने मान लो 4 तरह के, उसमें से आपने 2 निकाल लिए तो 2 बचेंगे ना, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी भी आपकी उतनी हो जाएगी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट, चांस दे आर डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये भी आपके पास फीचर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एग्जाम्पल का है, इट सीम यू माइट हैव यू हैव मीट डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट ऑल्सो नोन एज कंडीशनल इवेंट्स भी बोलते हैं, आर इवेंट इन प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड स्टैटिकल दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इन अदर वर्ड्स, द occurrence or non-occurrence of one event affect the probability of other events happening. When events are dependent, you need to consider the probability, conditional probability of one event gives the occurrence or non-occurrence of another events, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वो है, बॉल्स हैं कलर्स की, 2 ब्लू, 3 क्या बोलते हैं वो, 3 आपकी रेड है, ठीक है। आपने एक एक बॉल इसमें से रिमूव कर दी, एक रेड निकाल ली, एक ये निकाल ली। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, 2 into 4, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। और एक प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 की, ठीक है, जिसमें आप मान लो ब्लू ही निकाल लिया आपकी मान लो आपने रेड निकाल दी इसमें से बॉल, ठीक है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? ये होगी, ठीक है। अगर ब्लू निकाल दो तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक ब्लू आने के चांसेस है और हाईली चांसेस है रेड आने के, मतलब आप अगर हाथ डालते हो तो रेड बॉल ही आएगी बाहर, ये चांसेस है, और उसमें 50-50 चांसेस है, ठीक है। तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला बना रखा है मैनुअली कि भाई कैसे काम करता है, देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर्स, रेड कलर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 रेड है, 5 टोटल 5 है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ रेड कलर्स आने की, ठीक है। ब्लू की कितनी है? ब्लू कितना? 2 बाय टोटल 4। अच्छा, ठीक है, ब्लू आने के अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकालू तो आपको पता है कि एक बॉल रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से, तो क्या होगा? 2/4, टोटल 4 बॉल थे, तो ब्लू आने के चांसेस कितने हैं? रेड आने के चांसेस कितने होंगे? 2/4, ठीक है। ये भी रेड आने के भी और ब्लू आने के भी। ओके, रेड कलर एंड ब्लू कलर की बात करें तो ये आपके फॉर्मूला होता है, जैसे कि पी ऑफ रेड मल्टीप्लाई पी ऑफ बी ब्लू डिवाइड बाय रेड, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, मतलब शॉर्टकट लिख दिया, ए एंड बी। मान लो एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी, ठीक है। एक इवेंट आपने मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट इवेंट जो है मल्टीप्लाई करा विद बी डिवाइड बाय ए के साथ, ठीक है। और ए और बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी को आगे लिख दो, ए को पीछे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक ये वाला फॉर्मूला हो गया जो आपको अभी ऊपर बताया था, ठीक है। ओके, और उसके बाद ये आपके बायस थ्योरम, इसको बोलते हैं हम बायस थ्योरम, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
बाय बी डिवाइड बाय ए, ठीक है। इसको बायस थ्योरम बोलते हैं। एक बार मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। विद एग्जांपल। ओके, ये आपके पास बायस थ्योरम का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, जो अभी मैंने वहां समझाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिव्स बी हैपन व्हाट वी वांट, ठीक है। अगर बी लिख दिया आपने, ठीक है, और दिस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिव अ ए हैपन, ठीक है, गिवन ए हैपन, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओवरऑल लाइक्लीहुड। एग्जाम्पल स्पैम डिटेक्शन की बात करते हैं। मान लो 10% जो मेल्स हैं आर स्पैम्स, जिसको मैं 0.10 से डिनोट कर रहा हूं। अगर आपके पास 70 स्पैम्स ईमेल कंटेनिंग द वर्ड लॉटरी, 70% स्पैम मेल्स जो हैं उसमें क्या है, 70 में लिखा लॉटरी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, आपने लिखा लॉटरी ऑफ स्पैम होने के चांसेस कितने हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है। 5% चांसेस है नॉन स्पैम ईमेल कंटेनिंग लॉटरी, ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो एक्चुअल में लॉटरी लगी है सामने वाले की, ठीक है, तो इतने चांसेस हैं आपके नहीं मिलने के, ठीक है। वी वांट टू फाइंड इफ अ ईमेल कंटेन लॉटरी व्हाट द प्रोबेबिलिटी स्पैम, कि अगर एक ईमेल में लॉटरी लिखा हुआ है कितने चांसेस हैं उसके स्पैम होने के, ठीक है। तो आप लिखोगे स्पैम स्लैश लॉटरी। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप पहले लॉटरी के प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला है जो आपको अभी बताया आपको, ठीक है। लॉटरी 70% मल्टीप्लाई बाय जितना आपका ए था, ये वाला, ठीक है, ईमेल आर स्पैम्स प्लस दिस, ठीक है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई वो इतनी आई। अप्लाई करेंगे आप बायस थ्योरम, ठीक है। अब बायस थ्योरम का फॉर्मूला ऊपर आपको मैंने भी बताया था, ये हो जाएगा, इसमें पुट करोगे वैल्यूज आपको बता देगा ये, तो इसका मतलब फाइनली द आंसर अबाउट 60.9% चांसेस ईमेल स्पैम इफ इट कंटेन लॉटरी, ठीक है, इतने चांसेस होंगे कि वो फेक मेल हो सकता है, ठीक है। ये इट्स at its core NAP bias rely on bias theorem which is describe the probability of event based on the prior knowledge or condition that might be related to events, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास तीन कॉलम्स हैं, ये है इनपुट फीचर और ये है वाई, तो ए को आप मान के चलोगे इनपुट फीचर और बी को आप मानोगे जो टारगेट कॉलम है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका, वाई फॉर टारगेट जो आपको प्रिडिक्ट करना है, जैसे वहां पे लॉटरी प्रिडिक्ट कर रहे थे स्लैश, ये सारे कॉलम्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे विद टारगेट मल्टीप्लाई दिस, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा इसका, ठीक है। ये आपका स्पैम डिटेक्शन वाला, और कौन सा, हम्म, ठीक है। ये भी कर सकते हैं वैसे तो। चलो ये भी मैं बता ही देता हूँ अभी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ जो थ्योरी पढ़ाई है अभी मैंने आपको। ये मेरे पास डेटा है कुछ स्पैम डॉट सी एस वी, ठीक है, आपको चाहिए ये डेटा तो ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो स्पैम डॉट सी एस वी, देन साथ में कैगल लिख देना, तो कैगल से वो डेटा ला के दे देगा आपको, ठीक है। स्पैम डेटा सेट लिख देना, कैगल लिख देना, कहीं से भी डाउनलोड कर लेना आप फाइल, ठीक है। उसके बाद ये लोड कर लिया, यहाँ पे देखो कैटेगरी है हैम स्पैम, ठीक है, ये वाला स्पैम का है, ये हैम का है, ठीक है। मैसेज विद दिस, ये मैसेजेस हैं सारे, उसके बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि देखो फ्री एंट्री इन टू वीकली कैंप टू विन, ठीक है, ये ऑब्वियसली ये क्या है, स्पैम है, ठीक है, ये डेटा है। कैटेगरी देखोगे ग्रुप बाय करके कैटेगरीज देख ली, ठीक है, इससे क्या बता रहा है, हाँ कितने मेल्स हैं जो स्पैम नहीं है और कितने मेल हैं जो आपके स्पैम है, टोटल, ठीक है, काउंट यूनिक काउंट इतने हैं। ये मतलब इतने लोग हैं, इतने जो मेल्स हैं आपकी वो क्या है, स्पैम नहीं है, और ये वाला आपका जो है स्पैम है, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपके मैसेज आए हैं 30 मैसेज, तो ये हैं, सॉरी आई कॉल लेटर, ठीक है, प्लीज कॉल कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ये 4 हैं फ्रिक्वेंटली जो आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब मशीन को तो 0 1 समझ आता है, तो मैंने एक अप्लाई फंक्शन यूज करा, उसमें लैम्बडा लगाया, मैंने बोला कैटेगरी के ऊपर मैं जब बोला जहां पे हैम आ रहा है वहां पे तो रख दो 0, जहां पर एक्स का इक्वल टू स्पैम दिख गया वहां पर रख देना 1, ठीक है। देखो जैसे हैम एम 0 0 आ गया, स्पैम की जगह पे 1 कर दिया, ठीक है। इससे मैंने एक नया कॉलम बना लिया जो मैं मशीन को दूंगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे, मैंने मैसेज कर दिया ये वाला और स्पैम में ये रख दिया, ठीक है, 0 1 वाली कॉलम्स। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम एसक्यूएल डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट कर दो काउंट टू वेक्टराइजेशन। अब ये क्या काम करता है, जैसे ये सारा लेटर है ना, अब इसको मैं मशीन को वैसे ही डायरेक्टली नहीं भेज सकता हूँ, ये क्या करेगा कि इसको नंबर्स बना देगा, हर एक को एक एक नंबर दे देगा हर एक लेटर को,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। तो उसके बेस पे मैंने ये कर लिया है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टू टाइप ऑफ नैप बाइस। अगर आप इसको क्लिक करोगे ना, ये मैंने आई थिंक डाउनलोड भी कर दिया है ये। अलग अलग तरह के नैप बाइस होते हैं, ठीक है, मैं आगे समझा दूंगा आपको। अभी मैं इसमें से निकाल रहा हूँ मल्टी नॉमिनल एनबी, ठीक है, नैप बाइस, मल्टी नॉमिनल नैप बाइस, ठीक है। साइकिल डॉट नैप बाइस के अंदर आपको ये मॉडल मिल जाएगा। उसके अंदर फिट करा ये नंबर्स वाला डेटा, काउंट वाला, और वाई ट्रेन, ठीक है। इसके करने के बाद मैंने अब एक मेल बनाई। अब 3 मेल में से 2 मेल्स तो आपकी स्पैम है और 2 नहीं है, ठीक है। दोनों को रन करा तो आपको देखो प्रिडिक्ट कर रहा है 0, मतलब ये स्पैम नहीं है। ये 2 को मैंने स्पैम डिटेक्ट कर लिया इजीली यूजिंग प्रेडिक्ट फंक्शन, ठीक है। देन ट्रांसफॉर्म करके आप यहाँ पे स्कोर चेक कर सकते हो। आप ये पता लग रहा है इससे क्या, कि आपके मॉडल कितने परसेंट एक्यूरेट है, ठीक है। 0.98 98% चांस आपके मॉडल एक्यूरेटली जवाब दे रहा है, ठीक है। ओके। इसी काम को यूजिंग पाइपलाइन भी कर सकते हैं। आपको मैंने बता भी दिया था साइकिल रन में रेफर पाइपलाइंस क्या होती हैं, टू द पाइपलाइन कॉल प्रोवाइड बाय साइकिल रन ऑफ्टन एब्रिवेट या एज अ साइकिल रन विच इज पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरी इन पाइथन, ठीक है। आप पाइपलाइन इज अ वे टू स्ट्रीमलाइन अ लॉट ऑफ रूटीन प्रोसेस। आपके जो रूटीन प्रोसेस है उनको आप क्या करते हो, स्ट्रीम कर सकते हो, स्ट्रीमलाइन, ठीक है। दैट आर इन्वॉल्व इन मशीन लर्निंग स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विद मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है, और स्टेजेस ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग, जैसे आपने अलग अलग देखे भी होंगे स्टेप्स, ठीक है। एंड मॉडल बिल्डिंग, इट हेल्प automate simplify workflow by combining multiple data transformation and modeling steps into a single core head units। बेसिकली आपने पाइपलाइन बनाया, एक ही बार में आपने वो लगाया, उसके बाद दूसरा मॉडल लगा दिया, खत्म। सीधा फिट करो, स्कोर चेक करो, मतलब इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और मेल पास करी सीधा आपको इसने प्रिडिक्ट करके बता दिया, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकल सा हो गया। उसके बाद मैं कल आपको फिर से मैं एक बार इसको पूरा एंड टू एंड लेके चले जाऊंगा। इंट्रोडक्शन, नैप बाई का एल्गोरिथम बता दूंगा, टाइप्स ऑफ, जो आपको मैंने अभी बोला है कि इसको इग्नोर कर सकते हो, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसमें, एप्लीकेशन ऑफ नैप बाइस, ठीक है। फिर लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, डेटा सेट लोड करेंगे, ईडीए करेंगे, फीचर मेड टारगेट वेरिएबल अलग अलग कर लिया, फीचर इंजीनियरिंग, फीचर स्केलिंग, मॉडल ट्रेनिंग, प्रिडिक्ट करेंगे, चेक करेंगे एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स देखेंगे, आरओसी वगैरह देखेंगे। ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। के फोल्ड्स भी बता दूंगा, और बाकी सारी खत्म कर देंगे चीजें, ठीक है। मैं भेज देता हूँ। सर कल क्लास है? कल, कल नहीं है। ओके। ट्राई करेंगे, अगर सैटरडे हो पाया, ठीक है, टाइम लगा मेरे को तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। सर वो भेज देना फाइल वो हाँ पिछली हाँ की, हाँ हाँ, मैं भी भेजता हूँ। एसवीएम। ठीक है, ठीक ओके सर। है।